अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे पास दो बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। एक तो हैं सैयद इजाज़ बुखारी साहब जो कि लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच हैं, और दूसरी हैं नयाब अब्दुल गफूर साहिबा जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो पहले चलते हैं इजाज़ साहब के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ और रिलेशनशिप कोच का क्या काम है, हमारी ज़िंदगियों में कितनी इसकी अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा बताइएगा कि लाइफ और रिलेशनशिप कोच का क्या काम है, क्या काम, कैसे हमारी ज़िंदगी को कैसे स्मूथ किया जा सकता है? देखिए, एक तो आप इसके ऊपर जब जो ही लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि लाइफ कोच का मतलब लाइफ है तो उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत तो होती है, वो तो हर एक को है। जहाँ रिलेशनशिप की बात होती है तो रिलेशनशिप भी हर जगह मौजूद है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर की दुनिया ने तो इसको बड़ा अर्सा पहले मान लिया था, समझ लिया था, और अब उन लोगों के पास जा रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे शोज़ के जरिए अवेयरनेस क्रिएट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब आप इन लोगों के पास जाते हैं या आपकी बात को सुन के को प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको उसका देते हैं, जब उसे अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है, चाहे वो पेरेंटिंग के हवाले से हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हवाले से। रिलेशनशिप कोचिंग में ज़्यादातर तो कपल्स कोचिंग हम उसको ज़्यादा देखते हैं, लेकिन पेरेंटिंग के हवाले से भी आ गया, दोस्तों के आपस में ताल्लुकात है, उसके अलावा कितने ताल्लुकात उसमें बन रहे हैं, तो कहीं को बन रहे हैं, को टूट रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है एक लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच। अच्छा, ये कि माहिर नफ्सियात से मिलता जुलता नहीं काम लग रहा है कि जैसे माहिर नफ्सियात काम करता है कि जब उसके पास जाया जाता है और वो आपको आपका ब्रेन वॉश करता है या आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है, तो मिलता जुलता काम को सिमिलर मिलता जुलता जरूर कह सकते हैं, लेकिन मैंने को 300 से 500 के करीब माहिर नफ्सियात जो लोग थे उनको भी हमने देखा करा है, तो उससे अंदाजा ही होता है कि नहीं इट इज समथिंग ऐसे थोड़ा हटकर है। और दूसरा बात है कि इसकी लेबलिंग और टैगिंग है वो जरा क्लाइंट को आपके पास आने से उतना रोकती नहीं है जितना बाकी जगहों पर आपको रोकावट। कैसे मसलन क्या लेबलिंग और माहिर नफ्सियात का जो लेबल है, नॉर्मली लोग जब उसके पास जाते हैं तो जो कि गलत बात है, लोग ये कहते हैं कि शायद वो पागल हो गए तो तभी जाएंगे, जबकि लाइफ कोच के पास आते हो उन्हें ये वाला लेबल नहीं एहसास होता इस बात को। रिलेशनशिप कोच के पास आते हैं इस चीज का एहसास नहीं होता जो हमने नॉर्मली देखा है, ये आप लेबलिंग के हवाले से देख सकते हैं। दूसरी बात ये नई टर्म है और इसमें नई तहकीक के साथ चीजें आ रही हैं। तीसरी बात है कि इसमें हम इसमें ये नहीं कहते हैं कि मिसाल जिस तरह लाइफ जो आपका होता है साइकोलॉजिस्ट है वो आपको दवाई नहीं देता, वो आपसे बात करता है। अब जब वो आपसे बात करते हैं उसके बाद 3, 4, 5 जो टाइप्स हैं उसी टाइप के ऊपर आपको देखता करता है, जबकि लाइफ को जो आपके साथ वैसा नहीं करता, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं जिसमें से वो आपको प्रॉपरली गुजारते हैं सुन के, अगर आप इसे करते हैं। और इसीलिए हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से बाहर मेरे पास जितना भी क्लाइंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इन चीज़ों के अवेयरनेस इस हिसाब से नहीं है कि एज ए रिलेशनशिप आप कैसे। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि आप देखिए कि एक साहब आपके साथ कहते हैं कि सारा दिन के थके हारे आपके पास वापस आए हैं शाम को, और वो आकर कहते हैं कि मैं ना आज बड़ा ही थक गया हूँ। और आगे से बेगम साहबा उनके साथ बैठी हुई थी, मैंने कहा आगे से हमारी भाभी फरमाती हैं कि कल्ले तुझसे नहीं काम कर, आप थोड़ी काम सिर्फ कर रहे हैं, पूरी दुनिया काम कर रही है, आपको अकेले हैं जो नया काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसके बाद जिंदगी होगी कैसे? तो साहब कहने लगे जनाब वो दोज़ख होगी, वो जन्नत तो नहीं होगी। उसके बाद मैंने कहा अगर वही बेगम साहब आपसे कहती है कि मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है, आप खाना सही वक्त में नहीं खाते, आप इतने लोगों को देखते हैं, आपके ऐसे ऐसे मामलात हैं, तो मुझे ये बताइए कि मैंने कहा आप जिंदगी कैसे कहने लगा आप जन्नत होगी। और अभी मैं ये बात कर ही रहा था तो वो खातून में हम बैठी हुई फरमाती है कि इन्होंने भी तो कुछ कहो ना, कि तब सारी बात मेरे साथ ही कर रहे हैं, मेरे हवाले से कर रहे हैं। मैंने जब उनसे कहा तो मैंने उनके मुतालिक भी वो गुफ्तगू की, तो थोड़ी देर के बाद जब बैठ के मैंने उनको बताया कि कौन कौन से लफ्ज़ों से, कौन कौन से जुमलों से आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है, और अगर उसमें लहजा मुख्तलिफ हो तो वो एक ही सेशन के अंदर उनकी कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन स्टाइल के हवाले से और हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, बल्कि आपसे चाहूँगी कि आप कुछ सजेस्ट करें। अगर वाइफ है वो भी वर्किंग वूमेन है और हस्बैंड है वो भी वर्किंग मैन है, तो दोनों को किस तरह एक दूसरे को डील करना चाहिए? क्योंकि जो हस्बैंड है वो अपनी जगह पे कि मैं सुबह जाता हूँ थका हुआ आता, और वो कोई अप्रिशिएट कर ही नहीं रहा औरत को कि वो आती है घर आए बगैर, घर आती है रेस्ट किए बगैर अपने कामों में लग जाती है। तो क्या ऐसे भी मैंने मामला बहुत देखे हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की कि अच्छा बीवी काम करके आई है, वो भी थकी होगी, उसको एटलीस्ट आप इल्फाज तो अच्छे दे सकते हो। तो क्या ऐसे लोगों को भी कुछ आप सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए? मैं आपसे अर्ज करूं, बल्कि इस पर भी मुझे एक और छोटी सी स्टोरी याद आ रही है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। मैं एक जगह ट्रेनिंग करा रहा था, तो वहाँ पर हेडमास्टर से सब ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, और जुम्मा का वो दिन था मेरे ख्याल में, अगले दिन वापस चले जाना था, 2 महीने की या महीने की ट्रेनिंग थी। तो मैंने वहाँ पर उनसे कहा, मैंने कहा अब आप लोग वापस जाओगे तो कुछ सूट वूट लेकर जाना बेगमात के लिए, क्योंकि 2 माह के बाद आप जा रहे हैं, तो फिर से वैसे मोहब्बत बढ़ती है, और ये तो रिश्ता ऐसे कि यहाँ मोहब्बत सवाब है। तो एक साहब खड़े होकर फरमाने लगे, ला के जाने होने जी, तो
तो मैंने उनसे कहा जिस तरह आप देते होंगे मुझे नजर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि लफ्जों से ज्यादा लहजे लहूलिहान करते हैं। लहजे मैटर करते हैं। लफ्ज इतना तकलीफ नहीं देते जितना लहजा जाकर देता है। तो आपने जो सवाल फरमाया, देखिए औरत खास तौर पर जो आपकी अपनी बीवी है, उसको तारीफ की डोज अगर नहीं मिलेगी तो वो उससे उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, ज़हनी भी और वैसे भी। और दूसरा, जो सारा दिन काम कर रही है वो किसके लिए कर रही है? वो उसी एक शख्स की रजा के लिए तो कर रही है कि शाम को जब वो आएगा, वो लौट कर आएगा तो वो मुझे देखकर खुश होगा, मैं उसे देखकर खुश होंगी, वो मेरे लिए तारीफ करेगा, मेरी तारीफ करेगा, मैं उसकी तारीफ करूंगी। और ये ऐसा कुछ करने को नहीं मिलता। और वैसे भी देखिए, आपके अगर बच्चों को आप नहीं सुनते तो फिर बाहर वाले सुनते हैं। इस तरह अगर बीवी और शौहर दोनों, सिर्फ एक जगह पर नहीं, दोनों अगर एक दूसरे की तारीफ नहीं करते तो बाहर दुनिया भरी पड़ी है गैरों की तारीफ करने के लिए। हम पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी ये है, मर्द हजरात की, या ब्रॉटअप में मसला है कि मर्द को हमेशा शायद ये उसमें कूट कूट के भरा जाता है कि ये वो सुपीरियर है, उसने बीवी से प्यार से बात नहीं करनी, रोब से बात कर रही है, वरना पता नहीं उसकी इज्जत कम हो जाएगी। नहीं, हमारा तो मसला कहाँ पे आता? हमारा मजहब तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। लेकिन हम मजहब को फॉलो भी तो नहीं करते ना। वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता। वो तो बहुत ध्यान रखने का कहता है, बहुत ख्याल रखने का कहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक आप देखें तो जिस तरह आपने गुजारा है सारा वक्त, वो तो हमारे लिए ज़ाहिर एक नमूना है। लेकिन हम उस तरफ तो है ही नहीं ना। बाकी जहाँ तक आपने कहा सुपीरियर समझता है तो वो वक्त बीत गया है। सुपीरियर समझने वाला बिल्कुल दौर उस तरह से नहीं रहा है। लेकिन मैंने अभी भी पढ़े लिखे लोगों को एक टिपिकल मेंटेलिटी के साथ देखा है। हाँ, आप टिपिकल मेंटेलिटी जरूर कह सकते हैं। अच्छी स्कूलिंग, अच्छा ब्रॉटअप, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं करता। देखिए, इस अमल को पसंद कोई भी नहीं कर रहा, वो चाहे आपकी अपनी औलाद भी क्यों ना हो, वो आपके इस अमल को पसंद नहीं कर रहे हैं। एक सर्टन किस्म की फ्रस्ट्रेशन होती है। इसको हम यूं नहीं कह सकते कि वो वाला निज़ाम अभी तक उनके साथ, दिमाग के साथ चला रहे, नहीं। एक सर्टन फ्रस्ट्रेशन है जिसकी बुनियाद पर वो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में हमें अपनी बेटियों और बेटों दोनों की तरबियत करनी चाहिए। हमारे यहाँ ज्यादातर बेटियों की तरबियत होती है, यानी जिसने महफूज होना है उसकी तो रज की तरबियत हो रही है, और जिससे महफूज करना है उसकी कोई तरबियत ही नहीं करता। तो जब आप उसकी तरबियत करना शुरू करेंगे तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। और यहाँ पर एक बात और भी उरूज जी मैं आपसे अर्ज करता चलूँ, जब घर में माँ कहती है ना अपनी बेटी या बेटे के सामने कि जिस तरह ताड़े प्योनल मैं गुजारा कीता है, उस जुमले से वो हीरो मार देती है। वो क्योंकि बाप से बड़ा हीरो तो होता नहीं हमारी जिंदगी में। उसके बाद क्या होता है, वो बेटी को भी ये मैसेज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली दे जाती है। और वो मैसेज क्या होता है कि मर्द ठीक नहीं होते, जब ये शौहर की शक्ल अख्तियार करते हैं ये ठीक नहीं होते। उधर जो बेटा देख रहा होता है कि जब परवरिश हो रही होती है, जब ब्रॉटअप हो रहा होता है, तो बाप का रवैया बच्चे देख भी रहे, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। उधर जब शौहर के उस रवैये को वहां बच्चे देख रहे होते तो बेटा भी तो देख रहा है। अब बेटे ने जब देखा कि वहां पर मेरा जो बाप है वो माँ के साथ इस तरह रोब के साथ बात करता था, वो इस तरह आधी आधी रात को उठ के उसके लिए रोटियां पकाती थी और ये करती थी और वो करती थी, वो फिर वो सारी एक्सपेक्टेशंस को लेकर चला जाते अपनी होने वाली बीवी के पास, और वो उससे भी उसी तर्ज का वो चाहते, जबकि जमाना वक्त बदल चुका है। अब देखिए, वो वाली खातून जो घर पे बैठी हैं उनके लिए चलो उठ के रोटी पकाने का और बात है, और जो साथ ही निकले थे अपने मर्द के, सवेरे वो भी निकल गई, वो भी उसको ड्रॉप करता हो गया, वो भी तो उतनी ही थकी आ रही है। और ऐसे लोग जॉइंट फैमिली रहे तो और तरह के मामला सुनने को मिलते हैं। और अगर वो अकेले रह रहे हैं, अकेलों में भी मर्द ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब वो जॉइंट फैमिली में होते हैं उसे कहीं ना कहीं किसी का डर खौफ रहता है कि चलो ये ना सुन रहे, ये वो ना सुन रहे। अकेले में तो वो खौफ भी उसका खत्म हो जाता है। मर्द को किसी का डर खौफ नहीं रहता, वो अपनी आवाज को जितना लाउड करता है उतना फील होता है कि शायद मेरी मर्दानगी जो है वो लोग सुन रहे हैं। ऊंची आवाज दलील तो नहीं होती, लेकिन मैंने कुछ लोगों की मेंटालिटी देखी है। वो तो करते, लेकिन दलील तो नहीं। ऐसे केसेस कितने आते हैं, कितने डील करते हैं? हमारे पास पाकिस्तान में तो हमारे पास महीने में ज्यादा 15-20 केस आते हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है बाहर की दुनिया में तो हम हर रोज 4-5 हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, बैरूनी मुल्क से किस तरह के केसेस आ रहे होते हैं और पाकिस्तान में किस नौयत के होते हैं? बैरूनी मुल्क की जब आप बात करते हैं तो वहां पर सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी नजर आती है, वहां हस्बैंड और वाइफ बैठ के बात करते हैं दोनों। और पाकिस्तान में दोनों में से कोई एक ही होता है और ज्यादातर खातीन होती हैं जो ये कह रही होती है कि हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, आप हमें बताएं भाई हम क्या करें, सर अब क्या करें, कुछ हमें समझाएं, हम इनको किस तरह से देखें। मुझे लगता है कि जो खवातीन है वो हर मुमकिन कोशिश करती है अपना घर बचाने की, शायद वो जल्दी मर्द से मोहब्बत कर बैठती हैं। अच्छा, घर बचाने से ज्यादा ना घर बसाने की स्किल देनी चाहिए, औरत को भी मर्द को भी। हम अक्सर कहते हैं कि सिर्फ औरत घर बसाती है, नहीं, घर मर्द ने भी बसाना होता है, दोनों ने, लेकिन घर होता औरत का ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अक्सर खातीन ये सुनने को मिलता है ना कि हमारा तो कोई घर ही नहीं होता, औरत के होने से घर होता है, मर्द के होने से घर नहीं होता है। वो तो विजिटर है, सवेरे निकल गया है, रात को शाम को वापस आ गए, लेकिन जो साथ निकल रही हैं औरतें
उनका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए बाहर भी वो आसान नहीं होता उनके लिए, पता नहीं कितनी नज़रों को किस किस तरह उन्हें फिल्टर करना होता है, कैसे कैसे देखना होता है। उसके बाद जब वो वापस लौट के जाती हैं तो वहाँ पर भी उनसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, खाना में वक्त में मिलना चाहिए, कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए, होने चाहिए। तो अगर जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे तो मेरे ख्याल में हस्बैंड को वहाँ खौफ ये वाला नहीं होता कि मैं साथ अगर बर्तन उठा भी लूंगा तो चलो मेरी माँ नहीं देख रही, या मेरी बहन नहीं देख रही, या मेरी भावज नहीं देख रही है, हो सकता है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है। ऐसा भी देखे कि शायद हर एक के साथ ही चीज ना हो, हस्बैंड जब बात करे अगर वो अकेला है तो उसकी टोन अलग होती है, अगर अपनी फैमिली के सामने है तो एक गुस्से वाली, एक रोब वाली, ऐसा क्यों होता है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि जाहिर है उसकी फैमिली ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि कहीं थल्ले तो नहीं लगा हुआ। नहीं, उनको अगर ये होता फैमिली की बात की जाए, हाँ। फैमिली बेटी के मामले में यही चाहती है कि दामाद नहीं चाहिए, हाँ। बीवी के मामले में बीवी जो बहू का मामला है उसमें उसको बहू को कुछ रहने क्यों नहीं दिया जाता? उसमें वो औरतें कर रही है ना, मर्द तो नहीं कर रहा उसमें कोई रोल। मर्द तो उन्हीं औरतों की खुशी के लिए कर रहा है जो ननंद की सूरत में मौजूद है या वालदा सास की सूरत में मौजूद है, वो उन्हीं का एहतराम इस तरह से इंश्योर कर, विच इज नॉट गुड। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम कुछ लोगों को ये टेक्निक भी समझाते हैं। हमने कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में तय कर लें कि ये जो ऊंचा बोलना है ये उस अदाकारी का हिस्सा है, लिहाजा तुम भी उससे इतना मुतासर मत होना, असल वो है जो मैं तुम्हारे साथ होकर बात कर रहा होता हूँ। और अगर बाकी मामलात में भी वो उसका सबूत पेश उसे करता है तो फिर तो बहुत अच्छा है। यानी वो मैनेज कर रहे हैं उन चीजों को, चूंकि सोसाइटी को बदलने की बजाय सोसाइटी को मैनेज करने की स्किल है, वो सीख रहे होते हैं जो करना चाहिए। और ये आपके भी जो नाजरीन सुन रहे हैं वो कम से कम ये वाला काम कर सकते हैं कि अगर वो चीख चिल्ला रहा है तो औरत इसलिए दिल पर ना ले कि ये जनाब उसका हिस्सा है जो प्रोजेक्ट था हमारा। लेकिन मर्द बात भी तो करे ना, नहीं बात नहीं करेगा तो फिर तो ज़ाहिर वो गलत कर रहे हैं। मैं वही आपसे अर्ज करूं कि अगर दोनों बैठकर बात करते हैं और ये तय कर लेते हैं कि उनके सामने अगर मैं ऊंचा बोलूंगा तो उसका मतलब ये है, और वैसे मैं जो तुमसे बात करता हूँ नर्म लहजे के साथ, असल में मेरा यही तुम्हारे साथ ताल्लुक है, और वो उसे इंश्योर भी करे। अगर अकेले में भी वो चीख रहा है और सबके सामने भी वो चीख रहा है तो उसको जरूर किसी को अपने आप को दिखाना चाहिए। अच्छा, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो ज्वाइंट फैमिली का क्या अमल दखल है इसमें, उसका क्या एग्जिस्टेंस है? इसके ऊपर दो राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये है ज्वाइंट फैमिली, कुछ कहते हैं कि शरीयत के हिसाब से, या जो उलमा कराम कुछ वो कहते हैं कि नहीं, जो ही शादी होती है उन्हें अलहदा कर देना चाहिए और वो अलहदा जिंदगी गुजारे। हमारे यहाँ इकट्ठे रहना एक मुआशरती फैसला है, मजहबी फैसला नहीं है, कि चूंकि वो इकोनॉमिकली वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे होते हैं तो लिहाजा उसके नतीजे में क्या होता है, ज़ाहिर कहीं ना कहीं जाकर इधर उधर साथ ही उधर एडजस्ट अच्छा, वैसे पाकिस्तान में ज्यादा जो घर उजड़ते हैं या घरेलू नाचाकियां होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि सास के लिए ये काम नहीं किया, ससुर की खिदमत नहीं की, नंद की खिदमत नहीं की। तो आप क्या मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, हमने तो ये भी सुना है कि अपने बच्चे को दूध पिलाने के वो उजरत ले सकती है। बिल्कुल। तो ये बुनियादी नुक्ता ही सामने आ जाता है। फिर ये कि ये अखलाकी तौर पर वो उनका ख्याल करने की पाबंद है, दैट्स इट। अच्छा, अब ये है कि जॉइंट फैमिली में अगर प्राइवेसी इंश्योर हो जाए ना उस औरत की, यकीन माने वो कभी जॉइंट फैमिली छोड़ के न जाए, उसकी प्राइवेसी इंश्योर नहीं होती। देखिए ना, जो बेडरूम के साथ जुड़ा वॉशरूम है वो बहुत प्राइवेसी है, बहुत बड़ी प्राइवेसी उस खातून की भी, उस शौहर की भी जो उसके साथ वहां रह रहे। अब उसमें कोई भी घुस जाए, और फिर ये जो नई नई शादियां होकर आती है वहां 70 इंच 50 इंच का वो टीवी भी साथ लाती हैं, वो दीवार पे लगा हुआ है, देवर भाप सब घुस जाते उधर के क्रिकेट वहां देखनी हमने। अब उसका वो नया कमरा है, पता नहीं कितने चाव से वो लाई है, और सारे उधर बैठे चिप्स खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं वगैरह वगैरह, और फिर वॉशरूम भी उसी के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कहीं सांस चली गई, उसने कहा इसको कपड़े रखने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कमरा और वो जो बेड वॉशरूम है उसकी प्राइवेसी को कम से कम इतना ही इंश्योर कर ले। अब देखिए ना, जॉइंट फैमिली में शौहर को अपनी बीवी के लिए छुपा के चीजें लानी पड़ती हैं, और रास्ते में अगर बच्चा पकड़ा आ जाए तो वो शॉपिंग बैग जो होता है उसकी आवाज आती है, वो कहते हैं चाचा क्या लेके जा रहे हो। चाचा शर्मिंदा अपनी जगह पर अलहदा हो रहा होता है, बाकी चीजें अलहदा, ये सब होता है। और क्या जरूरत है उसके करीब उस बच्चे के जाने की। और अक्सर वो ऊपर जा रहे थे, इधर से वो कहते कुछ ना कुछ लेके जा रहा होगा, तो वो अपनी बीवी के लिए लेकर जा रहे हैं ना, वो क्यों ना लेकर जाए। और आज मैं आपको बताऊं, जॉइंट फैमिली में मर्द और औरत बाहर शाम को ये जो वॉक करने के बहाने जाते हैं, ये सिर्फ लड़ने और भड़ास निकालने जाते हैं, क्योंकि वो लड़ और भड़ास अपने घर के अंदर नहीं निकाल पा रहे होते। तो अगर मैं आजकल समधियों को ट्रेनिंग करा रहा हूं, क्योंकि मुझे था कि प्री मैरिज कोचिंग की तो जरूरत है, सो है, मैरिज के बाद भी कोचिंग की जरूरत है, लेकिन समधियों को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिनके यहाँ लोगों ने रहना है, अगर वो ठीक होंगे तो वो रहने देंगे, वो ना खुद रह पा रहे होते हैं ना रहने दे रहे होते हैं। अच्छा, एक और मैंने बड़ा मसला देखा है कि जो दामाद होते हैं वो अपने ससुराल को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत ही कमतर लोग हैं, मेरी इज्जत में फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं इनसे बात कर लूँगा, इनकी इज्जत दे लूँगा। लेकिन वो बीवी से यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरे माँ बाप जो है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनकी मुझसे ज़्यादा केयर करनी है।
तो इसमें मसला कहाँ पे आता है? इंतहाई गैर मुनासिब तवक्को है। मेरी वालदा साहबा मुझे बड़ी अच्छी बात फरमाती हैं, वो ये फरमाती कि बेटा जिसने बेटी दे दी है इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता, तो उसके तो जितने नाज नखरे आप उठाओ उतने कम हैं। हकीकत तो यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता बिल्कुल इसके बरक्स है जिस तरह आप फरमा रहे। दूसरी बात मैं आपको और भी अर्ज करूं, इज्जतदार की डेफिनेशन ये है कि उससे एहतराम करना आता है। जिसको एहतराम करना नहीं आता वो मोहतरम हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक मसला और बड़ा आता है, क्योंकि अब बातों में से बात निकल रही है। जब न्यूली मैरिड होती है और पहला जब बेबी दुनिया में आता है तो पेरेंट्स नाम भी नहीं रखने देते, जी दादा रखेगा, जी फूफी रखेगी, पहला बच्चा है। तो इसमें ये क्या ठीक बात है? माँ बाप की अपनी भी तो कुछ जज्बात होंगे कि नहीं यार हमने नाम रखे ना, उनकी जो प्लानिंग होती है वो एक साइड पे रह जाती है और एंड टाइम पे जो है ये लोग टपक पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस भी हमने एजुकेट करना चाहिए। देखिए मेरा बेटा जब पैदा हुआ ना, मैंने अपनी वाइफ से ये बात की कि मैंने कहा इसका नाम जो रखना है वो आपने रखना है, मैंने नहीं रखना। मेरे वालिदैन को खैर इस मामले में उस तरह से वो था भी नहीं दिलचस्पी इस चीज़ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो बीवी है उसको तरबियत मैटर करती है। हाँ, अच्छा, अब जब उसका मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है, मुझे पढ़ा था कहीं कि क़यामत वाले दिन लोग माँ के नाम से उठाए जाएंगे। तो जब उन माँ के नाम, मुझे इस बात ने इंस्पायर किया, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैंने कहा चूंकि तुम्हारे नाम से उठाया जाएगा तो इसलिए नाम रखने का तुम्हें इख्तियार है, तुम इसका नाम तुम रखो, और उसी ने उसका नाम रखा है। तो ये इजाजत सबसे ज्यादा तो उसको देनी। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मर्द को सिर्फ अंदाजा हो जाए ना कि कितनी तकालीफ से गुजरकर वो उस बड़ी तकलीफ से गुजरती है, उसको अगर उस बात का अंदाजा हो जाए तो यकीन मानिए वो तो वैसे उसकी खिदमत करे। और उन दिनों सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है औरत को, और उन्हीं दिनों सबसे ज्यादा बेतवज्जो की भेंट वो चढ़ती है। उन दिनों उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आया हुआ होता है, और उसके चिड़चिड़ापन को समझने की बजाय उसे बदतमीजी समझा जाता है। और फिर साथ ही साथ वो जो इधर उधर खातीन मौजूद होती हैं वो फरमाती है कि अकेली तुम नहीं पैदा करने जा रही हो, हमने भी इतने इतने बच्चे पैदा किए। अच्छा, इसी बात से मुझे एक बात याद आ रही है। एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने बुक लिखी, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बताई। उन्होंने कहा नंदे बुरी नहीं होती, वो तो अपने घरों में है, रिपोर्टें तो सास पहुंचाती है। हाँ, एक पहलू जरूर है। देखिए पहलू ये जरूर है कि रिपोर्टें सास पहुंचा रही होती है। रिपोर्टें वैसे वो लड़कियां भी पहुंचा रही होती हैं अपने शौहर की सास को, वो भी एक मामला चल रहा होता है। लेकिन जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है, जिसके ऊपर हो रही है रिपोर्टिंग, असल में तो वो मर्द है। अगर उसे बैलेंस रखना आता है, चीजों को ठीक रखना आता है, यकीन कीजिए बहुत फर्क। अच्छा, बैलेंस रखने के लिए इंसान का तालीम याफ्ता होना कितना जरूरी है? कोई तालीम याफ्ता होना जरूरी है, और जिस तरह की तालीम दी जा रही है, कभी आप बुलाइएगा मैं आपको अर्ज करूंगा। तालीम याफ्ता होना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, उसके लिए उसका तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। और तरबियत के लिए तालीम के उस तर्ज पर जरूरत नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कितनी देर सुनना है और कौन सी बात को रिस्पॉन्ड करना है। उससे पता है कि वालिदा को बचपन से वो उनके साथ रहा है, उनका मिजाज है, उनके मामलात ये हैं। अगर वो उसके मुताबिक एजुकेट कर देते अपनी वाइफ को कि देखो भाई तुम जिस घर में आई हो ये मामलात है, और ये फर्स्ट नाइट एलेबोरेशन जरूरी नहीं होती जो पहली रात बैठ कर कहते इसका इस तरह ख्याल करना, उसका उस तरह करना, उसका उस तरह करना, ये इंतहाई गैर मुनासिब फेल है, इंतहाई गैर मुनासिब फेल। और मैं तो वालिदैन से अक्सर कहती हूँ कि पहले 2, 4, 5, 6 महीने उन्हें एक दूसरे को दरियाफ्त तो करने दें। ये अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उन लोगों के ऊपर जाकर। तो जब आपने ये बात अभी जो फरमाई है उसके एतबार से तो मैं यही अर्ज करूंगा कि रिपोर्टिंग कोई भी कर रहा हो, संभालना मर्द नहीं है। अच्छा, वापस अब आएंगे आपके पास और भी मजीद जो है वो गुफ्तगू, क्योंकि बातों में से ऐसी ये टॉपिक ऐसा है कि आपकी अगर अपनी लाइफ देखें या दूसरों की लाइफ देखें तो ऐसी बेशुमार बातें हैं जो हकीकत पर मबनी है। लेकिन हम चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट नयाब की तरफ, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। आइए उनसे जानते हैं कि फिजियोथेरेपी की क्या, हम यही सोचते हैं कि अच्छा पेन हो रही है तो हम पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन वो पेन किलर जो है किस तरह आपको डैमेज कर रही है। अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो वो इंजेक्शन किस तरह आपकी किडनीज को डैमेज कर रहे हैं। तो करते हैं नयाब से बात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नयाब को थोड़ा वेट ज्यादा ही करना पड़ गया, हमारी गुफ्तगू जो है वो इतनी। कोई बात नहीं। क्या लगा आपको नयाब? पहले तो ये बताएं कि आपको इस गुफ्तगू से क्या लगा, कोई आपका ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो कि हाँ ये बातें ठीक कर रहे थे? तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बातें की हैं जो कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना तो वो भी अपने घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो हम
चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि भाई उसने ये कह दिया स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में नज़र आता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई हो जाता है, तो इसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हम फिजियोथेरेपी से उसको भी ओवरकम करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं मेडिकल फील्ड से। एंजाइटी कैसे आप ओवरकम करते हैं? बेसिकली हमारे सेशंस होते हैं जब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आया कि वो उसको स्ट्रेस किस लेवल का है और किस वजह से हो रहा है। ठीक है, हमारे लिए हिस्ट्री पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब पेशेंट कोई प्रेजेंट होता है कंप्लेन से, तो हम उसकी वजूहात, रूट कोज को जानते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी एक मेडिकेशन और सर्जरी से हटकर ऐसी फील्ड है जो कि ट्रीटमेंट करती है विदाउट मेडिकेशन और सर्जरी के। आपने रूट कॉज को जानना है कि आया वो जो स्ट्रेस आ रहा है वो हार्मोन रिलीज होने की वजह से आ रहा है, या फिर कोई ऐसे मसल क्रैम्प्स है, या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है। क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। आपकी बोन, क्योंकि हमारे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बोन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनके जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाती है, मसल क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। ये काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लान्स किए जाते हैं, फिजियोथेरेपी जो है सेशंस दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आप लोग घर पे अपनी बहुत होम प्लान्स भी देते हैं हम, कि आप घर पे एक ऐसा इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आपका हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, आपके घर में जो सा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहेगा, आप उतना ही ज़्यादा अपने वर्क में एक्टिव हो सकते हैं, आपकी जो उनसे स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आप एक्सरसाइजेज, जो हम एक्सरसाइज प्लान्स देते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, तो ये होता है कि वो इंगेज होते हैं उन एक्टिविटीज़ में, तो उससे ये है कि स्ट्रेस लेवल उनका कम हो जाता है। कितने सेशन रिक्वायर्ड होते हैं? इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट, कि अब बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत सारी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड लेवल, तो हम उनको जाहिर है हमने ये देखना है कि उसकी सिवियरिटी क्या है। अगर हम हर चीज़ वैसे ही नॉर्मली पेन किलर्स दे देंगे, तो फिर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो हम उसकी सिवियरिटी पे काम करते हैं कि आया कि उसको सेशंस एक भी ज़रूरत हो सकती है, 10-15 भी लग सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि उसको कितने सेशंस रिक्वायर्ड है। डिप्रेशन के पेशेंट जो हैं, उनकी एज क्या बहुत बुजुर्ग आते हैं, या आप किस तरह एज को जो है वो कैटेगराइज करेंगे? अच्छा, डिप्रेशन हम एज से रिलेटेड नहीं कर सकते। आजकल जेंजीज में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी के। आपने सुसाइडल केसेस नहीं देखे? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 14-15 के हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो डिप्रेशन जो सा एज पे कोई उसकी लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो आपके पास केसेस किस तरह के आते हैं, किस किस एज की है जो मोस्टली आपको देखने में आता है कि अच्छा यार ये वाली फीमेल ज्यादा आ रही हैं, मेल ज्यादा आ रहे हैं, बच्चों में ज्यादा बढ़ता रुझान है? अच्छा, इसकी रेशो अगर देखी जाए ना, रेशो के बारे में बात किया जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा आता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं, और कोई नॉर्मल सी बात भी होगी ना, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा होता है। आपने कभी कोई दिल पे बात की और आपको डिप्रेशन हुआ हो, आपको कोई सेशन की ज़रूरत पड़ी हो? एग्जैक्टली आप देखिए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं? ठीक है, बेसिकली हर डिपार्टमेंट डिफरेंट है, इसलिए अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है, ये नहीं है कि अगर आप पागल हो जाएंगे तभी आप उसको कंसर्न करेंगे अपने डॉक्टर के साथ। अगर आपकी एक चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे आप डिस्कस कर सकते हो अपने डॉक्टर के साथ। वो आपको कुछ सेशंस बताएगा, थेरेपिस्ट बताएगा, फिर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, डाइट प्लान्स रिकमेंड करेगा जो कि आपकी डेफिशिएंसीज को आपकी बॉडी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो उनसी हैं रिलेट करती हैं। तो अगर हम पेशेंट टू पेशेंट कहेंगे तो जेंजीज तो आजकल आगे जा रहे हैं, जो टीनेजर्स कह लें, उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। अच्छा, किस लेवल तक पेन जो है महसूस हो तो हमें लगता है कि अब हमें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, या पहले हम दवाइयाँ खा के अपना खूब मैदे का बेड़ा गर्क करते हैं, और फिर जब कोई रास्ता नजर नहीं आता फिर हमें याद आता है कि अच्छा यार ये करवा के देखते हैं? तो आप क्या कहती हैं कि पेन की क्या शिद्दत हो तो आपको लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास फौरन जाना चाहिए, और अगर आपने पेन किलर लेना है
तो वो उसका राइट टाइम क्या हो सकता है? अच्छा, पेन जो है वो सिग्नल होता है, आपकी बॉडी बताती है कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। आपने उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फ़ौरन से डिस्कस करना होता है। हम लोग लाइट से भी पेन होती है, सर में पेन हो रही है, हम पेन किलर ले रहे हैं। स्टमक अगर डिस्टर्ब है तो आप फ़ौरन से राइजिक ले लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन है हमारे। तो नहीं, आप देखिए डॉक्टर हम खुद ही है ना वो खुद ही बन जाते हैं। तो यही, क्योंकि हमने ना सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा मिथ्स देख लिए। हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं जी स्टमक का पेन कि कैसे रिलीव कर सकते हैं, मेडिसिन आ जाती हैं, हम मंगवा के खा लेते हैं। गोलियों टॉफियों की तरह तो हमारे मेडिकल स्टोर पे बेची जा रही हैं। देखिए, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर उसके बेनिफिट्स हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आप अगर विदाउट रिकमेंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो आपके लीवर पे भी अफेक्ट कर सकती है, आपकी किडनीज पे भी अफेक्ट कर सकती है, और आपको इसको कितनी डोजेज लेनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। इसलिए डॉक्टर रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें, ना कि खुद तजर्बे करें और मिस को फॉलो करें। अच्छा, आपने ऑनलाइन की बात की कि ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते हैं जिन्होंने ऑनलाइन देखी हो फिजियोथेरेपी और सारी ट्राइयाँ कर के एंगल वगैरह गलत करके और फिर आ जाएं कि हमने तो ऑनलाइन देखा था, अब ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हमने तो बैक पेन की वो वाली देखी थी, कोबरा वाली, हमने तो वो करते रहे। नहीं, आपकी पेन किस वजह से रेडिएट हो रही है, किस वजह से हो रही है, आपको डिस्क बल्ज भी हो सकता है, आपकी जो है बोन डेंसिटी भी कम हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप वो फॉलो करते रहेंगे, उससे आपकी अलाइनमेंट भी ख़राब हो सकती है। आपको नहीं पता रूट कॉज क्या है। तो आप प्लीज़ पहले अपने हमने जो 5 साल की डिग्रीज की होती है ना, उस पर ट्रस्ट किया करें, और जो है इस चीज़ को डॉक्टर के साथ ही डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली ही जो है रिकमेंड। फिजियोथेरेपी से कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, किस किस के लिए रिकमेंड किए जाते हैं? या सिर्फ बैक पेन है, नीज में पेन है, इन्हीं के लिए रिकमेंड की जाती है? अच्छा, फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीजें रिलेट करते हैं, जो कि हमारे मिथ्स भी है कि सिर्फ एक्सरसाइज बताई जाती है। हाँ, यही नॉर्मली है कि अच्छा कमर में दर्द है तो फिजियोथेरेपी करवा लो, घुटने में है फिजियोथेरेपी करवा लो, हड्डियों से रिलेट बेसिकली किया जाता है, मसल और बोन से रिलेट होता है, ठीक है। लेकिन आपके मसल बोन्स की वजूहात आपके ऑर्गन को भी डिस्टर्ब, अब फॉर एग्जांपल किसी को बैक पेन हो रही है, वो आपके पीसीओएस की वजह से भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है तो आपकी बैक पेन होती है। हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक फीमेल आई, उन्होंने बताया कि भाई मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन थी। तो मैंने उनके क्योंकि हमारे डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली हम असेसमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमने उनको मैनुअली चेक किया, जब हमने सारा कुछ चेक किया तो हमें ये लगा कि इनको बैक पेन नहीं है कोई, क्योंकि एक आपके पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें पालपेट करके चेक करना होता है। तो वो ऐसा उस तरह सा कोई इशू नहीं था। फिर हमने उनके टेस्ट उनको रिकमेंड किए, जब उनके टेस्ट रिपोर्ट आई तो उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम था, तो इसलिए फिर हमने उनको रेफर कर दिया। जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो फिर जो स्पेशलिस्ट होता है हम उसको रेफर भी कर देते हैं। ये होता ही है कि जो जिसके पास आ गया बस वो उसकी दिहाड़ी है, वो आगे किसी को रेफर नहीं करता। देखिए, अब मैं हूँ ना, हम लोगों की फील्ड ऐसी है, मेडिकल फील्ड, अगर आप इससे ऑनेस्ट होके चलेंगे ना, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको पैसे मिल जाएंगे और बहुत सारे, देखें, अगर आप किसी की भलाई कर देंगे, किसी की हेल्थ पे, वेलनेस पे काम कर लेंगे, क्या पता उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाएं, लोग मिल जाएं। आपके पास कोई पेशेंट नहीं आएगा, आपका कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी हमारे पेशेंट की हेल्थ है। अगर मैं ये कह लूंगी मुझे सिर्फ पैसे मिलते रहेंगे तो फिर मैं डॉक्टर नहीं, आपको सिर्फ दुआएं मिलेंगी, पैसे नहीं, मुझे नहीं, यही जरूरत है, और शायद इसी वजह से मैं इधर हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि बाजुकात के, बल्कि पाकिस्तान में एक बड़ी नॉर्मल चीज है कि मोहरों का मसला होता है, तो मोहरे उठाए जाते हैं, कोई उकाड़ा भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके पास भेज दिया जाता है, वो कोई तेल की मालिश भी बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताने लगी, आपने ये बात बहुत अच्छी की है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हम वहाँ गए थे, उसने मालिश कर दी, हमें बड़ा सुकून आया, लेकिन अब फिर दर्द उठाया। देखिए, मालिश करना, आप उसको ज़ोर ज़ोर से अपने मसल्स को मालिश कर रहे हो तो वो ये तो नहीं है कि आपकी पेन रिलीव हो गई है। उसको नहीं पता कि आपका कौन सा जो है ट्रिगर हुआ हुआ, आपको मसल स्पैज़म है, स्टिफनेस हुई हुई है, क्या इशू है, ठीक है। हम रूट कॉज को देखेंगे, जब तक उसके अलावा हम डिफरेंट असिस्टमेंट जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करके असिस्टमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस बनाते हैं। और जब आप ऐसे नीम हकीमों के पास चले जाते हैं, वो आपकी नब्स चेक करके बता देते हैं कि भाई आपके किडनी का मसला है, आपके लीवर का, आपके मसल के क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं,
नहीं ऐसा ना करें प्लीज़। आप एजुकेटेड हो जाएं, थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों से निकल आए और जो डॉक्टर्स होते हैं उन पे ट्रस्ट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है हेल्दी लाइफ भी गुजार सकते हो। किस किस पेन में जो है अक्सर ऐसे होता है कि डॉक्टर मना करते हैं मसाज नहीं करना आपने, क्या बैक पेन में या किस तरह की जो पेन होती है? देखिए सॉफ्ट टिश्यू, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो एक हद तक होता है। अब देखिए शार्टिका का पेशेंट आया है, डिस्क बल्ज का पेशेंट आया है, बैक पेन का पेशेंट आया है, या शोल्डर पेन का पेशेंट आया है, उसके लिगामेंट्स कैप्सूल भी वीक हो सकते हैं, माइट भी पॉसिबल उसका पोस्चर बहुत गलत हो। अगर आप रोजाना बैठती हैं तो आपको कभी आप थक जाती हैं तो आप पीछे टेक भी लगा लेती हैं, आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए बहुत ज़्यादा अपना पोस्चर का ख्याल ना रखने की वजह से बैक पेन फेस कर रहे होते हैं। शार्टिका की बात की आपने, तो मेरे ख्याल से ये तो अब शायद बच्चों में भी चीज़ चल पड़ी है, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, इसको ना हम लोग बहुत ज़्यादा गलत डायग्नोस बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। शार्टिका का पेन जो है आप ये नहीं कहें आपके कमर से लेकर आपके पाँव तक जाता है, तो बहुत सारे लोग ये होता है कमर के दर्द भी शार्टिका को मिला रहे होते हैं, तो ये आपके असेसमेंट करके ही हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या कमर की पेन में और शार्टिका में क्या सिमिलैरिटी होती है? आपकी जो नर्व का इशू होता है ना, बेसिकली अगर आपकी नर्व में कोई इशू आ रहा है, आपकी जो लेग में जा रही है, तो उसमें अगर इशू आ रहा है, उसकी स्टिमुलेशन अच्छी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपको शार्टिका होता है, ठीक है। और अगर आपके बैक पेन हो रहा है, माइट भी पॉसिबल वो आपके स्पाइन के इशू की वजह से, लंबर के इशू की वजह से, डिस्क बल्ज की इशू की वजह से हो सकता है। तो बैक पेन भी बहुत सारी चीज़ें रिलेट करता है। तो क्या ये ऐसा मर्ज है कि मुझे ये सुनने में अक्सर आया कि अच्छा एक दफ़ा ये पेन हो जाए तो फिर इसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो मसला है। हम लोग पेन किलर लेते हैं और जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये टेम्परेरी सुकून आ गया, दोबारा से ये तो ठीक हो जाना चाहिए था मेडिसिन से। नहीं, मेडिसिन हर चीज़ का देखिए, मेडिकेशन एक फॉर्मुलेशन के तौर पे, आप मेडिकेशन पे पहले ही लग जाएंगे तो आप वेलनेस पे कैसे काम करेंगे? आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, अपना विटामिन डी जो इनटेक करें, वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं करते कि वो पानी नहीं पीते। आप 8 से 10 ग्लासेस अपनी रूटीन में ऐड करें, जिससे क्या होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी आपकी ब्लड में। और हमारे जॉइंट्स में बेसिकली अगर हम नी का जॉइंट देखें, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। नीज का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, नौजवान नस्ल जो है उसमें भी देखने में आता है कि ऐसे लगता है घुटने खाली हो गए। क्या वो इस वजह से होता है कि देखिए बहुत सारे लोग वाटर इनटेक कम कर रहे होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन उस तरह से नहीं होती है, ना ही वो डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, ना उन्होंने मिल्क इनटेक करना है, ना ही उन्होंने बाहर जाना है, बस घर पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो आपको विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, आपको मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है। तो हम उनको डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली और साथ में एक्सरसाइज प्लान्स देते हैं, ताकि आप अपनी डाइट को भी फॉलो करें, एक्सरसाइज प्लान को भी करें, फिर आप वेलनेस की तरफ जा सकते हैं, वैसे नहीं। और उसमें फिर हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का आता है या शोल्डर पेन के साथ आता है, तो हम उसको देखते हैं कि उसकी क्या सेवेरिटी है, वो कौन से ग्रेड में है। अगर तो ग्रेड 1 है तो फिर हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। उसमें जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए उनको होम प्लान्स भी बताते हैं, टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं, उनको ये भी बताते हैं कि आपको आया किस चीज़ की कमी है। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई अब एक और बात में बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनको मोच आ जाती है ना पाँव में, तो वो जरा के पास चले जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारी जो ये हड्डी जोड़ है ना, ये सारा कुछ कर सकता है। देखिए फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको रिहैब किया जाता है, इसमें आपको प्रोटोकॉल्स के साथ बताया जाता है कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होगा। अब किसी को स्प्रेन आया है ना, मोच आई है, तो हम उसको सबसे पहले हमारी अप्रोच होगी कि हम अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जो कि राइस होता है। राइस में क्या होता है कि रेस्ट, ठीक है, उसके बाद हम उनको कहते हैं आइसिंग करें, ठीक है। आइसिंग से आपकी स्वेलिंग, आपके जो जितना टीयर हुआ होता है उसमें हीलिंग जो प्रोसेस है तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जबकि जरा कहते हैं कि गरम पट्टी कर लें, गरम चीजें लगा लें, वगैरह देते हैं, गरम पट्टियां लपेटते हैं। जब भी आपको स्प्रेन हो, जब भी मोच आए, आप वहाँ पे आइसिंग करें, ठीक है, आइसिंग करें। उसके बाद रेस्ट दें अपने पाँव को। आपके अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, आपकी बॉडी खुद हील करेगी। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का टीयर आया है, आपको ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है। अगर तो बिल्कुल ज़्यादा टीयर हो गया है तो हम उसको रेस्ट के साथ डिफरेंट जो है अप्रोचेस करते हैं। एकदम से हम एक्सरसाइज पे नहीं जाते,
ठीक है, उसमें हम उनको कहते हैं कि राइस प्रोटोकॉल फॉलो करें, रेस्ट करें, आइसिंग करें और अपनी कोई बैंडेज ऐसी है जो बहुत ज़ोर से ना उसको बांधें ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी हो रही होती है वो ना रुक जाए, ठीक है। उसको आराम से उसको बांध दें बैंडेज को और उसके बाद एलिवेट करके रखें, मतलब नीचे पिलो रख लें, ऊपर अपना पाँव रखें ताकि वो उसको सपोर्ट मिलती रहे और उसकी जो अलाइनमेंट है वो ख़राब ना हो, ठीक है। और इस वजह से वो जो है प्रोसेस 1 to 3 डेज़ में भी ठीक हो सकता है। अगर वो टीयर बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 का है तो उसको 7 to 10 डेज़ भी लग सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी है, क्या ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला बहुत कॉमन रहता है, तो क्या शुगर में भी कोई फिजियोथेरेपी होती है या ब्लड प्रेशर में या हार्ट के जो डिजीजेज हैं या जो बच्चों में कोई मसले ऐसे आ रहे हो जो आप देख रही हो कि यार किस एज से जो है फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, और क्या आप कहना चाहेंगी कि बच्चों की जिंदगी में ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल जो है उनको अभी से ऐड करवा देना चाहिए ताकि आगे जाके उन्हें जिंदगी में कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, उन्हें पता हो कि अच्छा मेडिसिन नहीं लेनी, हमने ये एक्सरसाइजेस करनी है, हमने अगर कोई स्वेयर पेन भी हो रही है तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, हमने नहीं करना, हमने कोई मेडिसिन नहीं खानी। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम अगर सर में दर्द हो रहा है तो हम यकीनन 2 पैनाडोल लेकर कहेंगे जी बस ठीक हो गया। हम ये नहीं करेंगे कि हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, हम कोई मेडिसिन सजेस्ट करवा लें, पर ऐसा नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले में अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर बात की जाए फिजियोथेरेपिस्ट की, तो आज तक फिजियोथेरेपी जो है वो इस हद तक ही महदूद रही है कि मसल्स का कोई मसला है या बोन का कोई मसला है तो ही मामला ठीक होंगे। अदरवाइज फिजियोथेरेपिस्ट उसके पास जाकर आप ब्लड प्रेशर भी ठीक करवा सकते हैं, आप अपनी एंजाइटी भी ठीक करवा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ब्लड सर्कुलेशन आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए, किस एज में करवानी चाहिए। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन जब होती है ना आपकी, तो उसमें आप देखें कि जब आप वॉक करते हैं, हम लोग ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उनको कहते हैं कि वेट आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपके घुटनों पर भी वजन आ सकता है, आपके ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पेन हो सकती है। तो इसलिए उनको वेट कंट्रोल का कहते हैं, वेट मैनेजमेंट का कहते हैं, साथ में उनको वॉक रिकमेंड की जाती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप मॉर्निंग एक टाइम रख लें, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, आप कोई भी जब इजी हो मॉर्निंग वॉक कर लें, नाइट वॉक कर लें, एक दफा ऐसे रखें, उससे क्या होगा, जरूरी है जो जरूरी है ऐड कर लें ये चीज के वॉक करनी है, क्योंकि उसमें आपके मसल्स में एनर्जी स्टोर होती है। जब आपकी एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, क्योंकि हम लोग ना यूज टू हो चुके हैं, हर काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, फौरन से थक जाते हैं, आपकी वो एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी ही नहीं रह गई मसल्स में। जब आपकी वो मसल कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे, वो आप अपनी लाइफस्टाइल से इंक्रीज कर सकते हो, आप वॉक ऐड करके कर सकते हो। अच्छी ये बात की कि वॉक हमें अपनी लाइफ में ऐड कर लेनी चाहिए। अब चलते हैं इजाज साहब के पास और उनसे मजीद बात करते हैं कि एक तो हमने ये बात कर ली जी शादीशुदा अफराद का जो मसला रहता है, कपल का जो इशू रहता है, इसके अलावा आपके पास कौन कौन से केसेस आते हैं? रवैये बदल जाना, डिप्रेशन में चले जाना, नॉर्मली लोग जॉब से भी बहुत ज़्यादा तंग आते हैं, तो किस तरह के और जो हैं आप देखते हैं पेशेंट्स को? जी देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल हमारे पास आ रहे हैं कि उनके अपने बच्चों के उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो दुरुस्त नहीं रहे। क्योंकि पहले तो ये होता था कि बच्चे को कुछ चीज़ समझ होती थी या नहीं होती थी, वो डांट डपट की उसे समझ होती थी कि आगे से चुप कर जाना है। अब बच्चा आज का आगे से आर्ग्यूमेंट करता है। जब वो आर्ग्यूमेंट करता है तो आर्ग्यूमेंट का स्किल सेट तो पेरेंट्स के पास है नहीं, चूंकि उन्होंने कभी आर्ग्यूमेंट किया नहीं अपने पेरेंट्स के साथ। अब जब उनके पास वो स्किल सेट नहीं होता तो हम उनको वो स्किल सेट देने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अभी भी जो हमारे लोग सुन रहे होंगे, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि जब तक आप किसी को सुन के खाली नहीं करेंगे तब तक वो तैयार ही नहीं होगा कि आप उसे भर सकें। अब वो भरा हुआ बच्चा आता है, आगे से ये पहले से भरे बैठे होते हैं, तो वो उसको भरने की कोशिश कर देते हैं। तो जब तक आप बच्चों में एग्रेशन का बढ़ता हुआ रुझान की वजह क्या है? देखिए, बच्चे के जो चैलेंजेस हैं आपके हमारे तो थे ही नहीं। इस वक्त बच्चे को देखने को इतना कुछ मिल रहा है जिसका एक्सपोजर हमें था ही नहीं। इस वक्त बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों की जो उसे बर्दाश्त करके सुने, उसके मसाइल, क्योंकि उस बच्चे के पास मसाइल ज्यादा है और हल की उसके पास स्किल कोई है नहीं। उसके बाद फिर वो क्या करेगा? वो एग्रेशन में नहीं जाएगा या फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा? अभी क्या है, मैं एक और बात भी आपके तवज्जुह से अर्ज करना चाहूंगा। अक्सर बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं उनके इस जुमले के ऊपर कि जिनको बर्दाश्त करते बरस बरस बीत गए, वो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो उससे तवक्को कर रहे हैं बर्दाश्त की जिसको भी बर्दाश्त करना जिसने सीखना है। तो आप और हम जब तक जिंदगी के हर रिश्ते में जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, जब तक उसे सुनेंगे नहीं, उसकी बात को समझने के लिए नहीं सुनेंगे,
तब तक हम उस रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकते। और यही मामला सबसे ज़्यादा हमारे पास आता है और हम उस पर बात करते हैं। दूसरा एजुकेशन के हवाले से, चूंकि अब क्या हो गया, आपको पता है कि हर जगह AI, पहले वो पंजाबी में भी तो AI होता है ना, एक वो भी तो एक होता था कि AI तो होने आई, तो एक तो वो AI था। अब उसके बाद ये AI जब से आई है उसके नतायज क्या निकले, अब किसी को इसका पता है या नहीं, वो हर एक बाप के दिमाग में, वालिदा के दिमाग में कि AI वाले से कुछ करा दे। अब चूंकि उसे तफसीलात का इल्म नहीं है, वो फिर हर जगह जिसने साथ वो ट्यूशन सेंटर, उसने भी AI लिख दिया, उसने भी AI लिख दिया, आगे पीछे किसी को कोई पता नहीं है। जिस तरह पहले कभी BCom आया था या CCom DCom अच्छा, आया था। आपने बात की एजुकेशन की, तो इंग्लिश का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? क्योंकि समझा ये जाता है कि अच्छा अगर इंग्लिश नहीं बोलने आती तो भाई आप तो किसी शायद कोई देहाती इलाके से आए हैं, आपको अप टू द मार्क नहीं समझा जाता, आपका स्टैंडर्ड गिरा दिया जाता है, तो क्या ये लोग कम्प्लेक्स क्यों हो गए? देखिए, जब भी आप किसी जबान को स्टेटस का मकाम दे देंगे ना, वो स्टेटस है आपका, उसके बाद फिर ये होगा आपके साथ। अब मैं चूंकि पिछले 30 बरस से अंग्रेजी जबान सिखा रहे हैं, हम लोग यही पढ़ा रहे हैं, हमें इस बात का अंदाजा है, तो मैं उसमें आपसे अर्ज करूं, मैं हमेशा, मैं आपके खिदमत में भी हाजिर हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू का कम से कम लफ्ज इस्तेमाल करूं अंग्रेजी, चूंकि मैं अंग्रेजी में आपसे बात नहीं कर रहा। अब क्या हुआ कि हम जब किसी जबान को दर्जा दे देंगे इस बात का कि इसके साथ ही आपकी इज्जत जुड़ी है, तो फिर उसके नतीजे वही निकलेंगे जो निकल कर आ रहे हैं। असल में हमें सवाल ये नहीं, इस पे हमें ये पूछना चाहिए, उन इदारों से जाकर ये पूछना चाहिए जो 18-18, 20-20 साल लिखना और पढ़ना, कम से कम ये 2 काम तो करा रहे हैं ना। अब जब वो ये 2 काम करा रहे हैं तो बच्चा आइल्ट्स में जाकर रीडिंग और राइटिंग में फेल क्यों होता है, या उसके नंबर कम क्यों आते हैं, और वो लिसनिंग और स्पीकिंग जो कर ही नहीं रहा कहीं, उसमें भी इतना जल्दी कामयाब हो जाता है। अच्छा, वैसे मैं तो कहती हूँ गली मोहल्ले के जो स्कूल है ना, वो तो बंद ही हो जाने चाहिए। असल बेड़ा वर्ग जो है वो वही स्कूल कर रहे हैं। मुझसे अगर पूछिए तो सारे हो जाने चाहिए, सारे हो जाने चाहिए। अच्छा, मैंने बल्कि इसके ऊपर एक काम किया EBM के नाम से। हम लोग 3 साल के अंदर O लेवल्स करवा रहे हैं, अगर आपका बच्चा 5वीं पास भी है तो हम उसे 3 साल के अंदर आप O लेवल करा के दे देंगे। इतना वक्त जाया होता है ना, मैं आपको सच बताऊं, उसी को बुनियाद बनाकर, खैर वो मेरी अपनी तशहीर हो जाएगी, मैं और बात आपसे। तो आप जो फरमा रहे हैं बात, मुझे इस वक्त जो आप मुझसे बात कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी के हवाले से, अंग्रेजी दुनिया की आसान तरीन जबान है, ये बिल्कुल मुश्किल जबान नहीं है। अच्छा, मुश्किल किसने बना दिया मैम? असल में देखिए, जब हमने ईडीएम रटे सारी जिंदगी, फ्रेजल वर्ब्स रटे, और जब हम बोलने जाएंगे और हम चाहेंगे कि उसी तर्ज की हम अंग्रेजी बोले, वो तो फिर याद करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर कोई कहता है कि अपना वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया, और इसके तर्जुमे में अगर आप लग जाएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि वेंट वेंट एंड वेंट इवेंट, आपको बदलना पड़ेगा उसको। ऐसा ही है कि अगर हम कुछ बोलना शुरू, पढ़ने में और बोलने में और समझने में और, तो बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है। और बहुत शुक्रिया, हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और बहुत अच्छा आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, फिजियोथेरेपी की हकीकत क्या है, किन किन बीमारियों में हमें मुस्तफीद कर सकती है, और रवैये किस तरह हमारे जिंदगियों में जो है वो अमल दरामद, रवैये किस तरह हमारी जिंदगियों में हमें मुतासिर करते हैं, किस तरह से हम, अगर हम डिप्रेशन में हैं तो किस तरह उससे निकला जा सकता है, रिश्तों को किस तरह बचा के चलना है, रिश्तों को बेहतरीन किस तरह से किया जा सकता है, इस पे हमने आज बात की। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।